Hello friends, welcome back to my YouTube channel Law GV. I am Advocate वर्षा। जो ये वीडियो है हमारा उसका टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में जो पार्ट थर्ड में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें हम आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, जिसमें हम आर्टिकल 19, 20, 21, 21A एंड 22 पढ़ते हैं। उसमें आर्टिकल 19 पे हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम राइट टू इक्वालिटी पूरा पढ़ चुके हैं, उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। उससे पहले जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमें कंट्री में, तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग जो कि 2 गज की दूरी है, मास्क, सैनिटाइज़र, गवर्नमेंट के जो भी सेफ गार्ड्स हैं उसे प्लीज़ अच्छे से फॉलो कीजिए और कोरोना से बचे रहिए। चलिए अब हमारा आर्टिकल 19 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 का हेडिंग क्या है? तो आर्टिकल 19 का जो हेडिंग है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। इसके अंदर हमें राइट्स जो दिए गए हैं उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 क्लॉजेज हैं। वन बाय वन हम सारे क्लॉजेज देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है आर्टिकल 19 का वो कहता है ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट्स। हर सिटीजन के पास राइट्स होने चाहिए। यहाँ पे ऑल सिटीजन्स की बात की गई है। जब राइट्स की बात कर रहे हैं इस क्लॉज में हम, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में हमारे पास 6 राइट्स अभी दिए गए हैं। पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। उसमें से एक डिलीट और ओमिट हो चुका है, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले जो हमारे पास अभी 6 राइट प्रेजेंटली है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में जो हमें राइट दिया गया है वो है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन सब क्लॉज बी जो है वो है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। देन सब क्लॉज सी जो है वो है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। देन सब क्लॉज डी जो है हमारा वो है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन सब क्लॉज ई हमारा जो है क्लॉज 1 का वो है टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन हमारा क्लॉज सब क्लॉज एफ जो है क्लॉज 1 का वो डिलीट और ओमिट हो चुका है। उसके बाद हमारा आता है सब क्लॉज जी जो कि है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा सब क्लॉज एफ है वो क्या था। वो था टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। जो हमारा राइट ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जब डिलीट हुआ था, जो कि था 44th अमेंडमेंट में 1978 में, जब 44th अमेंडमेंट आया था और उसमें हमारा आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था, उसी टाइम पे हमारा जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ था उसे भी डिलीट कर दिया गया था, जो कि था टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। चलिए अब हम सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज ए है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा सब क्लॉज ए है वो कहता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बात कहने का और एक्सप्रेस करने का पूरा राइट देता है। हमारे पास राइट है, फ्रीडम है कि हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, जैसे चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब बात स्पीच की आती है तो स्पीच के साथ साथ, बोलने के साथ साथ हमारे पास चुप रहने का भी है, हमारे पास राइट टू साइलेंस भी है। जब बात एक्सप्रेशन की आती है, राइट टू एक्सप्रेशन के साथ जब बात करते हैं हम एक्सप्रेशन की, तो उसके साथ हम एक्सप्रेस लिख के, बोल के, ड्रॉ करके, प्रिंट करके, पिक्चर बनाकर जैसे चाहे वैसे अपनी बात को, अपने व्यूज़ को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी बात को, दूसरों की बात को, जिसको भी हमें प्रोपोगेट करना है, हम जो चाहे वो हमारे पास फ्रीडम है कि हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो भी आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1A में ही आता है। जो हमारा क्लॉज 2 है आर्टिकल 19 का वो कहता है कि जो भी राइट हमें आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में दिया गया है, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पे भले ही ये हमें फ्रीडम दी गई है कि हम हमारी कोई भी बात बोल सकते हैं, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर अगर स्टेट चाहे तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से ग्राउंड पे लगेंगे? तो सबसे पहले
सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी अगर इंडिया की अफेक्ट हो रही है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। अगर स्टेट की सिक्योरिटी पे अफेक्ट आ रहा है तो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स है अगर इफेक्ट हो रहा है तो रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से पब्लिक ऑर्डर पे अफेक्ट हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। मोरालिटी, डिसेंसी अगर इफेक्ट हो रहा है तो भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, क्योंकि भाई कोर्ट की तो एक प्रोसीडिंग्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है जो कि हमेशा कोर्ट में फॉलो की जाती है। कोर्ट की एक प्रोसीडिंग्स को जो फॉलो करने का तरीका है वो करना ही पड़ेगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। अब हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, तो डिफर्मेशन के ग्राउंड पे भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब हम कोई ऑफेंस पे इंस्टिगेट नहीं कर सकते, इंस्टिगेट भी अगर हम कोई ऑफेंस करते हैं तो उसके बेसिस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इन ग्राउंड्स पे हमें सब क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 19 का, उसमें कहा गया है कि स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। हमारा जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में जो राइट्स दिए गए हैं उन पे। चलिए अब हमारा जो सब क्लॉज बी में जो राइट दिया गया है क्लॉज 1 के वो देख लेते हैं, जो कि है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो हमारे पास राइट है कि हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। अब असेंबल जो होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पीसफुली असेंबल हो और उसके साथ साथ बिना आर्म्स के, बिना वेपन्स के असेंबल हो। इसमें हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, मगर जब हम असेंबल हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी पे असेंबल हो। अब हम किसी के घर में जाके तो असेंबल नहीं हो सकते, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके तो असेंबल नहीं हो सकते। तो ये असेंबल का राइट हमें जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टीज पे दिया गया है। जो हमारा सब क्लॉज, जो क्लॉज 3 है आर्टिकल 19 का, वो कहता है, क्लॉज 3 के अंदर आर्टिकल 19 के कहा गया है कि जो स्टेट है वो चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है असेंबली पे। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से ग्राउंड पे लगाएगा? अगर असेंबली की वजह से सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर इफेक्ट हो रही है तो, नहीं तो अगर पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है असेंबली की वजह से तो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब चलिए जो हमारा थर्ड राइट दिया गया है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में वो देख लेते हैं। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो सब क्लॉज सी है वो कहता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। तो हम कोई एसोसिएशंस बना सकते हैं या कोई यूनियंस बना सकते हैं, सोसाइटीज बना सकते हैं, पार्टीज बना सकते हैं। हमें राइट दिया गया है कि हम कोई भी कुछ लोग मिलकर के ग्रुप बनाकर कोई एसोसिएशंस बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं। इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें क्लॉज 4 में आर्टिकल 19 के दिया गया है कि जो भी हम एसोसिएशंस बना रहे हैं वो ना तो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करना चाहिए, ना ही पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहिए और ना ही पब्लिक की मोरालिटी को डिस्टर्ब करना चाहिए। इन तीनों ग्राउंड्स पे एसोसिएशन के लिए भी रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। उसके आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी में जो हमें राइट दिया गया है जो कि है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर हम कहीं भी घूम सकते हैं। वहीं जो हमें सब क्लॉज ई में जो राइट दिया गया है टू रिसाइड और सेटल इन एनीवेयर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर हम कहीं भी टेम्पररी रिसाइड कर सकते हैं या फिर परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, वहाँ का डोमिसाइल ले सकते हैं। तो जो हमें राइट आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी और ई में जो दिया गया है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके घूम सकते हैं, प्लस सब क्लॉज ई में जो कहा गया है कि हम कहीं इंडिया के किसी भी पार्ट में रिसाइड या सेटल हो सकते हैं, उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जो हमें आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में कहा गया है कि जो राइट हमें आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी और ई में दिया गया है उस पर स्टेट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अगर जो वो मूवमेंट हो रहा है, जो सेटलमेंट या रिसाइटमेंट हो रहा है, वो अगर जनरल पब्लिक को अफेक्ट करती है तो स्टेट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। वहीं कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, क्योंकि उनके कस्टम्स अलग होते हैं, उनके वे ऑफ लिविंग अलग होती है।
तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कुछ अलग पावर्स दी गई हैं, उन्हें कुछ अलग प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। तो उनको सेव करने के लिए भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट और रिसाइटमेंट सेटलमेंट पे लगाया जा सकता है क्लॉज 5 के अंदर आर्टिकल 19 में। उसके बाद आता है हमारा जो क्लॉज सब क्लॉज जी में क्लॉज 1 के आर्टिकल 19 में जो दिया गया है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। हम जो भी प्रोफेशन चाहे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी बिजनेस ट्रेड या फिर जो भी ऑक्यूपेशन चाहे वो अपना सकते हैं। इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में कहा गया है कि जो भी हम ऑक्यूपेशन या जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं वो जनरल पब्लिक को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अब हम कोई भी बिजनेस तो कर सकते हैं, मगर ऐसा तो नहीं है कि हम ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो हमारी जनरल पब्लिक को अफेक्ट करेगा, वो इलीगल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किसी भी टाइप का ट्रैफिकिंग, जो भी बिजनेस इलीगल है वो करने का राइट हमें आर्टिकल 19 में नहीं देता है। आर्टिकल 16 में हमें 2 सब क्लॉजेज और दिए गए हैं। जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में हमें 2 सब क्लॉजेज दिए गए हैं। जो हमारा फर्स्ट सब क्लॉज है आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 का, वो कहता है कि ऐसे बिजनेसेस या ट्रेड या फिर ऐसे ऑक्यूपेशंस या फिर ऐसे प्रोफेशन जिसके लिए प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल डिग्री की नेसेसिटी है, क्वालिफिकेशन ज़रूरी है कुछ टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल ऐसे प्रोफेशंस के लिए, तो जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। वहीं जो सेकंड सब क्लॉज है क्लॉज 6 का आर्टिकल 19 का, वो कहता है कि जो भी कॉर्पोरेशन स्टेट के अंदर है या फिर जो भी इंडस्ट्री ट्रेड या फिर जो भी सर्विसेज या फिर जो भी बिजनेस स्टेट के अंदर आते हैं, उन पे भी स्टेट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। हमारा आर्टिकल 19 में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं।